हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेश सर, प्रवक्ता बंशीधर महाविद्यालय उरई जालौन। मेरा आज का विषय है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया और मेरा आज का टॉपिक है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये टॉपिक सभी कक्षाओं, चाहे वो डीएलएड हो, बीएड हो, एमएड हो, बीटीसी हो या सभी परीक्षाओं, चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, नेट हो या सी टेट हो, सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम चर्चा करते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को पढ़ने से पहले, अध्ययन करने से पहले हम इस चीज पर अध्ययन करते हैं संज्ञान। आखिर संज्ञान क्या होता है, क्या चीज है? तो संज्ञान एक ऐसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें संवेदना, चिंतन, प्रत्यक्षण, समस्या समाधान, तर्क, स्मरण, धारणा, प्रतिमा आदि संक्रियाएं समाहित रहती हैं। जब इन संक्रियाओं का विकास होता है तो इन्हें संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं संज्ञानात्मक विकास के बारे में। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को प्रस्तुत करने का श्रेय महान मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे को जाता है। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इन्होंने अल्फ्रेड बिने के निर्देशन में फ्रेंच स्कूल के बच्चों के बौद्धिक स्तर को जानने के लिए परीक्षण किया विभिन्न आयु वर्ग पर। बच्चों द्वारा प्राप्त गलत उत्तरों से ये परेशान हुए। इन्होंने पुनः परीक्षण को विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों पर अप्लाई किया। इन्हें दोबारा से गलत उत्तर प्राप्त हुए। तब ये बड़े बेचैन हो गए। तब उन्होंने अपने स्वयं के 3 बच्चों पर उसी बौद्धिक परीक्षण को अप्लाई किया और पाया कि उनके बच्चों द्वारा भी गलत उत्तर प्राप्त हुए। तब उन्हें ये लगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसमैच जरूर हो रहा है। उन्होंने अपने बच्चों की क्षण प्रति क्षण की दैनिक क्रियाओं, बौद्धिक स्तर संबंधी क्रियाओं आदि का अध्ययन किया। अध्ययन के दौरान उन्होंने 400 से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन किया। संज्ञानात्मक अध्ययन के दौरान उन्होंने संज्ञानात्मक कार्यविधि की 2 विशेषताएं पाई। एक तो संगठन, दूसरी अनुकूलन। अब ये संगठन क्या होता है, अनुकूलन क्या होता है, इसको जान लेते हैं। तो पहले हम चर्चा करते हैं संगठन पर। संगठन से तात्पर्य है प्रत्यक्षीकरण और बौद्धिक संरचनाओं को सार्थक पैटर्न में बैठाना, अर्थात प्रत्यक्षीकरण और बौद्धिक संरचनाओं को सार्थक पैटर्न में व्यवस्थित करना। प्रत्यक्षीकरण यानी कि जो हमारे सामने दिख रहा है, और बौद्धिक संरचनाएं अर्थात जो हमारे दिमाग में पहले से स्टेबल है, पहले से विद्यमान है, ये संगठन है। अब हम बात करें अनुकूलन की, तो अनुकूलन से तात्पर्य है पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान, नवीन ज्ञान दोनों के मध्य संतुलन स्थापित करना। अर्थात आपने जो कुछ नया सीखा, जो भी नई जानकारी प्राप्त की, उसको अपनी पूर्ण जानकारी में जोड़ना, यह दोनों में संबंध स्थापित करना, यह आपका अनुकूलन है। अनुकूलन 2 तरह से होता है, एक तो आपका आत्मसातीकरण, दूसरा समाविष्टीकरण। अब ये आत्मसातीकरण और समाविष्टीकरण क्या होता है, इसको समझ लीजिए आप। आत्मसातीकरण से तात्पर्य है जो आपके नवीन ज्ञान है, नवीन अनुभव है, उनको पूर्व ज्ञान और पूर्व अनुभवों में सामंजस्य स्थापित करना, व्यवस्थित करना। और समाविष्टीकरण से तात्पर्य है
अपने नवीन अनुभवों, अपने नवीन ज्ञान द्वारा पूर्व विद्यमान ज्ञान में, अनुभवों में परिवर्तन करना, सुधार करना, विस्तार करना या अंतर करना। अब आत्मसातीकरण और समाविष्टीकरण को स्पष्ट करने के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ। मान लीजिए कोई 4-5 साल का छोटा बच्चा है, वह किसी दिन किसी जानवर को देखता है, बोलता है पापा पापा ये क्या है। उसके पापा बताते हैं बेटा ये बकरी का बच्चा है, इसकी 4 पैर, 2 कान, 2 आंखें, सफेद रंग का एक छोटी सी पूंछ है। तो बालक को आत्मसातीकरण हुआ कि आखिर अगर इतने लक्षण पाए जाएंगे किसी जानवर में तो वो बकरी का बच्चा होगा। यह आपका आत्मसातीकरण हो गया। अब कुछ दिनों बाद बालक को उसी प्रकार का मिलता जुलता दूसरा जानवर दिखाई देता है। बालक बोलता है पापा पापा बकरी का बच्चा। तो उसको पापा समझाते हैं नहीं बेटा ये बकरी का बच्चा नहीं, ये कुत्ते का बच्चा है। बालक बोलता है पापा आप बता रहे थे 4 पैर हो, सफेद रंग का हो, 2 आंखें हो, 2 कान हो और एक छोटी पूंछ हो तो वो बकरी का बच्चा होता है, यही सब इसमें भी है। तो पापा ने बोला हाँ बेटा इसमें ये सब है, लेकिन इनमें अंतर है। ये भौंकता है, ये मेमे करता है, ये घास खाता है, ये मांस खाता है। बकरी का बच्चा बड़ा होगा इसके सींग निकलेंगे और कुत्ते के बच्चे के सींग नहीं निकलेंगे। तो ये हो गया आपका समाविष्टीकरण कि उसने नवीन अनुभव, नवीन ज्ञान के द्वारा पूर्व ज्ञान, पूर्व अनुभव में परिवर्तन किया, सुधार किया। अब हम चर्चा करते हैं संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में। तो जीन पियाजे महोदय ने मानव व्यवहार के संज्ञानात्मक पक्ष को आधार माना है और विकास से संबंधित 4 अवस्थाएं बताई हैं। तो पहली अवस्था है आपकी संवेदी गामक अवस्था, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। ये जन्म से 2 वर्ष की होती है। दूसरी अवस्था है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्रे ऑपरेशनल स्टेज। ये 2 से 7 वर्ष की होती है और ये अवस्था 2 भागों में विभाजित है। एक आपकी पूर्व प्रत्यात्मक काल 2 से 4 वर्ष और दूसरी आपकी अंतः प्रज्ञा काल 4 से 7 वर्ष। तीसरी अवस्था आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष की। और लास्ट औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 12 से युवावस्था या प्रौढ़ावस्था तक चलती है। तो चलिए हम चर्चा करते हैं संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था को संवेदनात्मक गत्यात्मक अवस्था भी कहते हैं। ये अवस्था जन्म के उपरांत 2 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था के दौरान बालक अपनी ज्ञानेंद्रियों आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, कर्मेंद्रियों, हाथ पैर आदि के माध्यम से तथा संवेदनाओं अर्थात संवेगों के माध्यम से या सामाजिक क्रियाओं के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। इस अवस्था में बालक किसी चीज को पकड़ने, छूने, मुस्कुराने, देखने, हाथ पैर चलाने, चिल्लाने आदि सहज क्रियाएं करता है। इस अवस्था में यानी कि संवेदी गामक अवस्था में बालक एक अर्धभाषी सामाजिक चतुर प्राणी हो जाता है, अर्थात वह पूर्णतः नहीं बोल पाता लेकिन कुछ न कुछ बोलने का प्रयास करता है और 2 वर्ष तक आते आते उसमें कुछ सामाजिकता आ जाती है। अब हम बात करें संवेदी गात्मात्मक अवस्था, इसकी प्रमुख विशेषता है इस अवस्था में बालक के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, अर्थात वह जिन वस्तुओं को देखता है उनके बारे में ये धारणा बना लेता है कि इनका कुछ ना कुछ स्थायित्व है। तो ये आपकी संवेदी गत्यात्मक अवस्था हो गई। अब हम चर्चा करते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यह अवस्था 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की होती है। इसे पूर्व परिचालन अवस्था भी कहते हैं।
इस अवस्था में बालक को घटनाओं एवं वस्तुओं के अर्थ का ज्ञान हो जाता है। इस अवस्था में बालक की भाषा का विकास हो जाता है, उसका शब्द भंडार बढ़ जाता है। अतः इस अवस्था में बालक में कई वस्तुओं में भ्रांतियां रहती हैं। वह दूसरों की क्रियाओं का अनुकरण करने लगता है। इस अवस्था में प्रतिमाओं का अंतःकरण होने लगता है। इस अवस्था को दो भागों में बांटते हैं। एक तो पूर्व प्रतीकात्मक काल जो 2 से 4 वर्ष तक होता है। दूसरा अंतःप्रज्ञा काल। अंतःप्रज्ञा काल 4 से 7 वर्ष का होता है। पूर्व प्रतीकात्मक काल को खोज की अवस्था भी कहते हैं, जबकि अंतःप्रज्ञा काल से तात्पर्य है बिना किसी तर्क के आधार पर किसी वस्तु, किसी विचार को स्वीकार कर लेना। इसे भ्रांति की अवस्था भी कहते हैं। इसमें बालक दो विभिन्न वस्तुओं पे, जैसे मान लीजिए एक 5 रुपए का सिक्का हो, एक 2 रुपए का सिक्का हो, तो सिक्का कौन सा लोगे? तो वो 2 रुपए का सिक्का उठाता है। क्यों? क्योंकि 2 रुपए के सिक्के का आकार बड़ा होता है, ज्यादा दिखाई देता है, जबकि 5 रुपए का सिक्का छोटा होता है। तो वह सोचता है जो बड़ा है वो ज्यादा है, तो वो 2 रुपए का सिक्का लेता है, 5 का नहीं लेता। इसी तरह से एक कोई लंबी स्ट्रिक हो, एक कोई भारी स्ट्रिक हो, अर्थात मान लीजिए 5 मीटर की हमने एक प्लास्टिक की स्ट्रिक ले ली और हमने 3 मीटर की लोहे की स्ट्रिक ले ली। उससे पूछा जाए कौन सा भारी है, तो बताएगा कि वो 5 मीटर की जो स्ट्रिक है वो भारी है, क्योंकि उसे मात्रा, लंबाई, चौड़ाई, भार आदि का ज्ञान नहीं होता, उसमें वो भिन्नता नहीं कर पाता है। कभी कभी हम लोग कोई फिगर होता है, चित्र होता है, उसमें उससे कहते बेटा बताओ ये क्या है, तो वो कहता है मम्मी है। अगर आदमी होगा तो कहेगा पापा है, क्योंकि उसे लगता है कि ये जो साड़ी पहने हुई औरत है ये मम्मी है, या जो पैंट शर्ट पहने खड़े हैं ये पापा है, क्योंकि वह उनके रंग रूप में, आकृति में भेद ही नहीं कर पाता। अब हम बात करें तीसरी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 7 से 11 वर्ष की होती है। इस अवस्था के दौरान बालक बालिकाएं मूर्त वस्तुओं के द्वारा किसी भी चीज का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस अवस्था में बालकों का शब्द भंडार बढ़ जाता है, वे बड़े बड़े सेंटेंस बोल लेते हैं, क्योंकि यह अवस्था आपकी 7 से 11 वर्ष तक हो जाती है। इस अवस्था में आकर विलोमिता होने लगती है। विलोमिता से मतलब है जो भ्रांतियां होती हैं लंबाई, चौड़ाई, भार, रूपरेखा आदि में, उनमें बालक अंतर करने लगता है, भेद करने लगता है। इस अवस्था में आकर बालक छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन कर लेता है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आदि सहज क्रियाएं कर लेता है। अब हम बात करें चौथी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की, तो यह अवस्था 12 से युवावस्था या प्रौढ़ावस्था तक चलती है। इस अवस्था में आकर बालक जो होता है उसका लगभग संपूर्ण मस्तिष्क विकसित हो चुका होता है, मानसिक विकास अधिक हो चुका होता है, उसका शब्द भंडार बहुत बढ़ चुका होता है, वह समाज से, वातावरण से बहुत अधिक परिचित हो चुका होता है। अब इस उम्र में बालक को कोई मूर्ख नहीं बना सकता, वह कठिन से कठिन समस्याओं को सॉल्व करने लगता है, संकेतों के माध्यम से किसी चीज को डिफाइन करने लगता है, या इस अवस्था में आकर बालक तर्क, चिंतन, परिकल्पना निर्माण कर लेता है, समस्या समाधान कर लेता है। तो इस प्रकार से जीन पियाजे ने मानव विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, और ये अवस्थाएं एक के बाद एक अवस्था आने पर परिलक्षित होती हैं। शिक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। जय हिंद।